ध्यान दो, तुम लोगों को जो पैकेजिंग पढ़ना है अभी पार्लियामेंट्री सिस्टम में, वो आप कहलाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। क्या वर्ड बोले हम? ये अंग्रेजी बतिया दिए, हिंदी में होगा संवैधानिक विकास। कौन विकास? अब तुम आ जाओ मूल टॉपिक पर। वो टॉपिक आता है मार्ले मिंटो सुधार। कौन सुधार आएगा? ध्यान रखना दो चीज, पहला नाम जो भी होगा वो भारत के सचिव का होगा और दूसरा नाम जो भी होगा भारत के वायसराय का होगा। तो दो नाम, एक का नाम मार्ले, एक का नाम मिंटो, दोनों मिलकर के इस पैकेजिंग को बनाया, इसलिए नाम पड़ा मार्ले मिंटो सुधार। नाम का स्पष्टीकरण हो गया है? नहीं बोल रहे हो रे? कौन सुधार बोले? मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया। यहाँ दो तरह का सवाल पैदा होता है बाबू कि 1909 में ही क्यों आया, ठीक है, किस उद्देश्य से आया और इसको लाने के पीछे का मकसद क्या था। लैंग्वेज समझ में आया कि मार्ले मिंटो सुधार क्यों दिया गया, उसका मकसद क्या था और क्या दिया गया। ये क्यों और क्या के बीच की लकीर को जिस दिन समझ लोगे, चाहे तुम कमीशन दो या वनडे दो, तहलका मचा दोगे। एक बात बतलाओ कि जो अंग्रेज शुरू से बायबॉर्न भारत के शोषण और दमन पर लगा हो, वो कभी भी किसी भी कीमत पर भारतीयों का हित चाहेगा क्या? अरे भारतीयों का हित चाहेगा क्या? ये जो बेटा वर्ड लिखा है सुधार, इसका मकसद सुधार करना था क्या? तो इसकी जड़ें 1909 में नहीं है, इसकी जड़ें 1905 के बंगाल विभाजन पे छिपा हुआ है। तुम जानते हो कि 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल को दो टुकड़ों में बांटा था, एक का नाम था पूर्वी बंगाल और एक का नाम था पश्चिम बंगाल। उन दिनों बंगाल की आबादी 7 करोड़ 85 लाख था और 7 करोड़ 85 लाख को दो टुकड़ों में बांट दिया, एक कहलाया पूर्वी बंगाल और एक कहलाया पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका में रखा गया और पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता रखा गया। बंगाल से अलग होने की मांग बिहार और उड़ीसा कर रहा था कि हमको अलग कर दो क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में असुविधा होती है, लेकिन बंगाल के साथ बिहार और उड़ीसा को रखा गया, जो पहले था वही व्यवस्था थी, और बांट के अलग कर दिया पूर्वी बंगाल को, उसकी राजधानी ढाका रखा गया। तो राष्ट्रवादी तबके चौंक गए। भारत तब तक बच्चा नहीं रहा था, भारत जवानी की अंगड़ाई लेना आरंभ कर चुका था, राष्ट्रीयता दिन प्रतिदिन फैलती जा रही थी। लोगों ने सोचना आरंभ किया कि आखिर जो लॉर्ड कर्जन कह रहा है कि बंगाल विभाजन के पीछे का मूल सोच है प्रशासनिक सुविधा, ये लॉर्ड कर्जन के शब्द थे, लेकिन सच्चाई यही थी कि प्रशासनिक सुविधा महज एक बहाना था। राष्ट्रवाद की धार को कुंद करना ही लॉर्ड कर्जन की मानसिकता थी। तो लोग सोचना आरंभ किया कि बंगाल को ऐसे आखिर अंग्रेज बांटा क्यों है। तब बाद में समझ में आया कि खेल के पीछे खेला क्या हुआ है। पूर्वी बंगाल में मुसलमान को रखा ज्यादा, हिंदुओं को रखा कम, और पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी रखा कम और हिंदुओं की आबादी रखा ज्यादा। ये बैलेंस नहीं किया, ये अपने रणनीतिगत तरीके से आगे चला। 1877 तक अंग्रेज हिंदू समर्थक था, लेकिन हिंदुओं की इतनी बड़ी आबादी और इतनी मांगे, अंग्रेजों को समझ में आ गया कि इन लोगों का मांग पूरा करते करते हम बर्बाद हो जाएंगे। तब उसने तलाशना आरंभ किया कि किसको धरे, तो ले देखे कि मुस्लिम तबका धराया। कारण क्या है? एक तो नारी एजुकेशन डेट, और मुस्लिम एजुकेशन अगर पुरुष में है अल्लाह अकबर वाला है। हाँ, स्वाभाविक है कि इस वर्ग को बरगलाया जा सकता है। कल की राजनीति छोड़ना यार, आज की राजनीति देख लो तुम, हिंदू मुस्लिम डिबेट इतना काहे होता है? क्या कोई मुस्लिम तबका कोई हिंदू तबका नहीं जानता है कि सरकार का जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है वो हिंदू और मुस्लिम के भेदभाव देखकर नहीं किया जाता, उस सबके लिए होता है। काहे ने ओवैसी बैठ जाए या मोहन भागवत बैठ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुस्लिम तबके में जो बैंक में वोट देने का आदत है ना, बस उसी वोट बैंक के कारण लोगों को पिछड़ा रखा गया है।
एजुकेशनल समानता काहे नहीं ले आती अगर गवर्नमेंट तहे दिल से सोच ले तो। अरे डेवलपमेंट की प्रॉपर बात करें तो एजुकेशन समानता लाओ ना भाई, हर तबका में एक एजुकेशन दो ना। कहाँ तुम अल्लाह हो अकबर से तुम पहुंच जाएगा साइंस एंड टेक की ओर बढ़ जाओगे, तो उसको पिछड़ा रखा गया है नहीं। वोट बैंक की राजनीति, अभी के कालखंड की राजनीति की बात की जा रही है। बदलाव अभी जातीय गणना की मांग चल रही है ना, काहे जाति गिन के तुम कौन सा तीर मार लोगे यार। एक नया झमेला भारत में शुरू होगा कि हमारी जाति इतनी है तो हमको रिजर्वेशन इतना दो। उलझन खेला हुआ है, हर जाति का एक नेता पनपेगा। क्या हर यादव लालू यादव हो जाता है? क्या हर पासवान रामविलास पासवान हो जाएगा? क्या हर मुसलमान ओवैसी हो जाएगा? तो ये जो फूट डालो राज करो की का बुनियाद पड़ा ना, वो उसका ओपनिंग हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा। लेकिन उस वक्त भारत और भारतीयता दोनों हिलोरे ले रहे। भारत में उतनी धर्मांधता नहीं थी। लोग सोचना आरंभ किए कि लॉर्ड कर्जन ने बांटा क्यों, और जब देखा कि बांटा है धर्म के आधार पर और डायलॉग दे रहा है कि प्रशासन में सुविधा के नजरिए से मैंने बांटा है, तब लोगों को समझ में आ गया कि प्रशासनिक सुविधा महज एक बहाना है। राष्ट्रीयता को कमजोर करना, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ खड़ा करना ही लॉर्ड कर्जन की मूल सोच थी। यही कारण था कि उसकी इस विचारधारा को व्यापक पैमाने पर जबरदस्त तरीके से कुठाराघात करना लोग आरंभ किया। स्वदेशियत चरम रूप को छू लिया। उस गौर करो, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1908 में है या नहीं, उसमें बंगाल विभाजन का बहुत बड़ा हाथ रहा, क्योंकि भारत में पहली बार चली थी स्वदेशियत की बात कि हर प्रोडक्ट भारत में निर्मित हो, हर प्रोडक्ट भारत का हो। ये कंसेप्ट उभर कर सामने आया। आउटपुट इनपुट यही हुआ कि इसका विरोध किया जाने लगा। तब तक अंग्रेजों ने पूर्वी बंगाल के मुसलमानों को सपना दिखाना शुरू किया कि तेरे अच्छे दिन आएंगे, तुम संख्या में ज्यादा हो, तुम्हारी हर मांग पूरा कर दी जाएगी। यह दिखाया जा रहा है सब्जबाग किसको? पूर्वी बंगाल के मुसलमानों को। और पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को कहा जा रहा है कि बेटा संख्या में तुम है कम, तुम संख्या में न सिर्फ कम हो बल्कि तुम विरोधियों से घिरे हो। हिंदुओं का कल्चर अलग है, वो पूरब पूजता है, तू पश्चिम पूजता है। बात समझ में आ रहा है? एक गाय को माता कहता है, तू गाय को खाता है। तो तय है कि तुम बहुसंख्यक के बीच पिस जाओगे, लेकिन चिंता मत करो, मैं हूं ना। बात समझ में आया? कि जब तक भारत में ब्रिटिश हुकूमत की सत्ता कायम है तब तक तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब बतलाओ, पूर्वी बंगाल के मुसलमानों को राजनीतिक लाभ का लोभ दिया कि तुमको राजनीतिक लाभ मिलेगा, इस बात का लोभ मिल गया। और पूर्वी बंगाल के मुसलमानों के अंदर भय पैदा किया कि जरा सा आजू बाजू तुम किया, अगर हम हटे तो तुमको हिंदू लोग छोड़ेगा नहीं। ये बात समझ में आ गया? यूं भी तुम नहीं देखते हो, मुस्लिम बस्ती जहां बसता है, डेंस बसता है, वो असुरक्षा का भाव अंग्रेजों ने पैदा किया। न जो साला ना हिंदू था ना मुसलमान था, बोनस में ईसाई था, लेकिन लड़ा के चल गया और ऐसा जहर बो के गया कि आज तक लोग फसल काट रहा है। आए की बोला रे, यहाँ तक फरिया गया। अब था कि अंग्रेजों ने वादा किया था कि मुसलमानों को राजनीतिक हित प्रदान किया जाएगा। 1905 में बंगाल बांट चुका है यार, देखते देखते 6 आ गया, देखते देखते 7 आ गया। और 1907 में क्या हुआ था? सूरत में अधिवेशन हुआ था। नरम पंथ और गरम पंथ दोनों दो टुकड़ों में बट गया था। नरम पंथियों को अंग्रेजों ने कहा था कि तेरे भी अच्छे दिन आएंगे, तो नरम पंथी भी इंतजार में था कि कुछ तो करो, और भारत का मुस्लिम तबका भी इंतजार में था कि कुछ तो करो। मुस्लिम तबका को भी इंतजार था कि राजनीतिक अधिकार तुम जल्दी दो, और इधर नरम पंथी भी इंतजार में था कि कुछ तो करो। 5 के बाद 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है। लगातार इंतजार करते करते इन लोगों के अंदर उबन पैदा होने लगा। लगने लगा कि वादा तेरा वादा, झूठा तेरा वादा। अरे आया, तब लगा कि क्या किया जाए। तब अंग्रेजों ने कहा कि अब देर करेंगे तो दिक्कत होगा, अब देर करेंगे तो पोल पट्टी खुल जाएगा। तब क्या किया जाए? तब किया कि तब भारत सचिव का पद कहाँ होता था? भारत सचिव चोट्टा कहीं वाइस रहे पास के बोला, सब डॉक्यूमेंट छटा छटा कहीं आया कि रे,
भारत सचिव का पद होगा इंग्लैंड में। यहाँ विदेश मंत्रालय है, विदेश सचिव विदेश में रहेगा, भारत में रहेगा नहीं। तो वहां पर एक विभाग चलता था जो भारत के मामले को देखता था, वो कहलाता था भारत सचिव। बहुत कमाऊ पद था। और ये भारत सचिव मार्ले है और मिंटो है भारत का वायसराय, और उसने ये पैकेजिंग दिया, इसलिए इस पैकेजिंग का नाम पड़ा मार्ले मिंटो सुधार। ये कब आया? 1909 में। कब आया? किस हालात में आया? ये हालात समझ में आ गया? हाँ या ना? देने के पीछे का मकसद यह नहीं था कि किसी के वर्ग की हित करना, इसके पीछे का मकसद था कि नरम पंथ से गरम पंथ को अलग करना है। नरम पंथ और गरम पंथ वर्ड बुझाता है क्या? समझ में आता है? बोलो बोलो, बिंदास हो, बोलो भाई। नरम पंथ मतलब अहिंसा और गरम पंथ मतलब हिंसा। ये मत सोचना, यह गलत सोचता है, तभी बोले सब बकवन छटक आया है। समझ लेना, नरम पंथ का मतलब होता है कि तुम नहीं सोच रहे हो, मास्टर लोग भी यही बोलता है। पढ़ना बिपिन चंद्र, तब पता चलेगा कि नरम पंथ और गरम पंथ में क्या अंतर है। नरम पंथ का मतलब होता है कि संविधान तुमको जिस दायरे में रहकर विरोध करने का अधिकार दिया है, उस दायरे में रह के विरोध करोगे तो नरम पंथी हो। जैसे आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये राइट दिया है कि नहीं कि तुम धरना दे सकते हो, प्रदर्शन कर सकते हो, नहीं बोला भगवेला टाइप का काम करो, ये नरमपंथी तरीका है। और गरम पंथ का मतलब होता है कि तुम हड़ताल करो, बल जबरन करवा दो, सड़क जाम करवा दो, रोड जाम करा दो, स्कूल बंद करवा दो, बट हिंसा का सहारा नहीं दो। ऐसा नहीं है कि माँ कसम बदला लूंगा, कसम पैदा करने वाले की जीने नहीं दूंगा। अगर ये सब किया, बम बारूद छू लिया, मारा मारी काटा काटी कर लिया, तब वो कहलाता है आतंकवाद। समझ में आया? नरम पंथ गरम पंथ नहीं बोला? हाँ, तो नरम पंथ मतलब संवैधानिक तरीके से विरोध करना, और गरमपंथी दबाव जबरदस्त बनाता था। तो गरमपंथियों से ब्रिटिश हुकूमत डरती थी। बात समझ में आ रहा है? किससे डरती थी? गरमपंथ से। वो लोग पोल पट्टी खोल देता था। जब अंग्रेज बोलना शुरू किया था नहीं हमने रेल लाया, भारत को भारतीयों से जोड़ा, तो शुरू में तो लगा कि साला सचमुच में अंग्रेज ही रेल लाया है। अब गरमपंथी कहने लगा कि बेटा तू रेल भारत को भारतीयों जोड़ने नहीं लाया है रे, तुम भारत की संपदा को ढो करके बंदरगाह तक पहुंचाने लाया है। तब अंग्रेज को लगने लगा कि बप्पाई की बोलो रे। बात समझ में आ रहा है? जे हाँ, कि जे अंदर की बात है, इसलिए बक दे रहा है, लोगों में तूफान पैदा कर देगा। और ये काम कौन कर रहा था? गरमपंथ। इसलिए दहशत में था कौन? अंग्रेज। उसको लग रहा था कि गरमपंथियों को कैसे रोने। जैसे मान लो तुम ही लोग महफिल में चोर और साधु दोनों, हमारा बड़ा दिल की इच्छा चोरवन को मारे, लेकिन डर रहेगा कि चोरवक पीटे, फिर हम कहीं साधु पीट दिए तो सब मिल के चिचियाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो कैसे अलग किया जाए, तो वो बहाना 1907 में मिल चुका था, और जल्दी जल्दी पैकेजिंग देना था, इसलिए 1909 में दिया। क्या दिया? जहर बोया। मुसलमानों को दिया पृथक निर्वाचन। कौन निर्वाचन? कौन निर्वाचन? कौन निर्वाचन? अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? सेपरेट इलेक्शन, नॉट रिजर्वेशन। हाँ, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे धनबाद लोकसभा क्षेत्र आरक्षित कर दिया जाए, रिजर्व कर दिया जाए, तो इसका मतलब होगा कि मुसलमान उम्मीदवार होगा, वोटर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब होगा, ये कहलाएगा रिजर्वेशन। लेकिन धनबाद को सेपरेट इलेक्शन में लाया जाए तो कैंडिडेट मुसलमान होगा लेकिन वोटर केवल मुसलमान होगा, दैट इज सेपरेट इलेक्शन, दैट इज पृथक निर्वाचन। मतलब कैंडिडेट भी मुसलमान और वोटर भी मुसलमान। ये पृथक निर्वाचन दिया 1909 के पैकेजिंग में। यहाँ तक बढ़िया है। आप बतलाओ, भारत का मुस्लिम तबका को लगेगा कि नहीं कि या अंग्रेज तू खुदा से कम नहीं है। अगर तू ना होते तो पृथक निर्वाचन नहीं होता, अगर तू ना होते तो कभी जिंदगी में पार्लियामेंट और विधानसभा हम नहीं जा पाते। आप बतलाओ, ताउम्र मुस्लिम तबका ही सोचेगा कि नहीं कि अंग्रेजों की सत्ता भारत में बनी रहे ताकि हमको पृथक निर्वाचन का लाभ मिलता रहे। ई फरियाया। तो 1909 के पैकेजिंग में क्या था? पृथक निर्वाचन। किसके लिए? मुसलमानों के लिए। किसके लिए? पहले लोगों को प्रश्न पूछने का और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था।
पूरक प्रश्न मतलब जो सवाल तुम पूछ चुके हो उससे रिलेटेड सवाल। सार्वजनिक मामले पर बहस करने का अधिकार नहीं था, ये इन मामलों पर बहस करने का अधिकार दिया। जो अभी लोकसभा बोलते हो ना, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें सदस्य पहले 16 था, उसको बढ़ा करके 60 कर दिया। और लेकिन एक चीज ध्यान रखा कि सरकार के विरुद्ध आप नहीं बोल सकते, सरकार की निंदा नहीं कर सकते, सरकार को गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव भी नहीं ला सकते। ये पैकेजिंग में क्या क्या बातें आ गई, फटाफट बोलो। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन है, हमरा बोलने तो पहले हाँ उसके बाद बोला। मुसलमान को पृथक निर्वाचन है, सार्वजनिक मामले पर बहस का अधिकार है, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है, नरमपंथियों को काउंसिल में जगह दिया गया। किसको? वायसराय की काउंसिल में जगह दिया गया। किसको? किसको? तो नरमपंथी कल जो रोड पर भटक रहा था, अभी वायसराय के वायसराय काउंसिल बुझाता है कि कौन बुझाता है रे? जैसे हम वायसराय हैं तो हमको सलाह देने के लिए 2-4 आदमी होगा, और एक कोई इंडियन नहीं रहता था। अगर वो काउंसिल में भारतीयों को जगह दे दिया जाए, नरमपंथियों को, तो नरमपंथियों को लगेगा कि नहीं यार साला कमाल का अधिकार मिला है हमको, अब तो हम कानून बनाएंगे। तो नरमपंथी तबका खुश रहेगा कि नहीं? हाँ या ना? इसी के लिए इसका सीट में भी क्या किया गया? वृद्धि किया गया। तो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन है, सार्वजनिक मामले पर प्रश्न पूछने का अधिकार है, हाँ या ना? प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है। हाँ, दो काम नहीं कर सकते, सरकार की निंदा नहीं कर सकते और सरकार को गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव भी नहीं ला सकते। ये पैकेजिंग है कब का? कब का? नाम क्या है पैकेजिंग का? नाम क्या है? नाम क्या है? एकदम डन है। सुधार का नाम मार्लेन मिंटो सुधार। कब आया? मुसलमानों को पृथक निर्वाचन है, प्रश्न पूछने का अधिकार है, पूरक प्रश्न का अधिकार है, क्या निंदा प्रस्ताव ला सकता है, अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। रटा गया, समझ लिया। अब इसका प्रभाव क्या था तो बतलाओ। भारत के मुस्लिम तबके का बहुत बड़ा तबका अंग्रेज समर्थक हो जाएगा कि नहीं? लेकिन बहुत व्यापक पैमाने पर या कुछ तादाद उन लोगों की भी, मुसलमानों की होगी जो ब्रिटिश हुकूमत के इस चाल में नहीं फंसेगा। हाँ या ना? तो इसका प्रभाव यही पड़ा कि भारत में एक प्रकार से एक नई फूट, एक नई दरार यहाँ से पड़ना आरंभ हुआ और ये चलता रहा। लेकिन आगे चल करके फिर एक पैकेजिंग आएगा, जो पैकेजिंग जाना जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से। कौन सुधार है? ध्यान रखना, एकरों 2 आदमी है रे। मॉन्टेग्यू अलग है, चेम्सफोर्ड अलग है। ये क्या हो जाएगा? भारत सचिव। ये क्या हो जाएगा? ये दिया कब है? दिया कब है? 1919 में। क्यों 1900? देखो ये अंग्रेज है, हर कथन के पीछे एक कारण होता है। अगर देगा क्यों दिया तो क्यों का आंसर अलग होगा। जैसे 1909 का मार्लेन मिंटो सुधार क्यों दिया, तो क्यों में जो समझाए हैं बंगाल विभाजन से लेके अभी तक का वो टोटल बात आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही? तो तुम्हारा आ गया कौन बोले हम? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब सवाल इसमें 2 आ जाता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार दिया क्यों गया। 2 चीज हम बतला चुके हैं कि पहला नाम जहां कहीं भी होगा वो होगा भारत के वायसराय का, सचिव का, भारत के सचिव का, और दूसरा नाम जो होगा वो होगा भारत के वायसराय का। डन है। हम लोग अभी जो समझा रहे हैं वो समझा रहे हैं कि 1919 में ही क्यों दिया। तो पहला चीज बदला है कि जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो अंग्रेजों ने वादा किया था कि युद्ध की समाप्ति के बाद आपको राजनीतिक अधिकार दिया जाएगा। ये पर्याय 1915 में महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत आ चुके थे। अफ्रीका में अंग्रेजों को गांधी ने बाप करा दिया था, तो अंग्रेजों को भारत में डर था कि गांधी कहीं लाठी पहना लेके निकल गए और यहाँ भी आंदोलन करना शुरू किया, हो जाएगा हम लोगों को धक धकी। बात समझ में आ रहा है? तीसरा चीज क्या था कि गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह में अंग्रेज जमींदारों को, यहाँ वर्ड जमींदार वर्ड यूज कर रहे हैं, अंग्रेज नहीं,
अंग्रेज जमींदार को बाप बाप करा चुके हैं। 18 में 2 आंदोलन हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह, जहां अंग्रेज को झुकना पड़ा था, यहाँ अंग्रेज वर्ड यूज कर रहे हैं, और अहमदाबाद मिल मालिक मजदूर विवाद में मालिकों को झुकना पड़ा था। तो एक मोमेंटम बन चुका था, मतलब भारत में राष्ट्रीयता फैल चुका था। और तो 1907 में कांग्रेस 2 टुकड़ों में बटा था, नरमपंथ और गरमपंथ। तो नरमपंथ लग रहा था कि हमसे बढ़कर सुरमा भोपाली अब धरती में कोई पैदा नहीं लेगा, क्योंकि हम अंग्रेजों के करीब आ गए, उसके काउंसिल के हम मेंबर हो गए। लेकिन अंग्रेजों का सोच नरमपंथियों को कुछ देना नहीं था। अंग्रेजों का नजरिया बिल्कुल साफ था, और वो यही था और स्पष्ट था, किसका? नरमपंथ के प्रति अंग्रेजों का, कि नरमपंथ को तब तक मिलाए रखो जब तक कि गरमपंथ की ताकत को ताकत से कुचल ना दो। एक जमाना था जब नरमपंथ अगर रोटी मांगता था तो पूरी खिलाता था, और अब जमाना आ गया कि अगर रोटी मांग रहा है, चला सुखल को रोटी या बसिया रोटी में आफत है। तब नरमपंथी सोचना पड़ना लगा कि आखिर कारण क्या है, कि कल तक जो मेरी मांग को पूरा करता था आज हमारी बात को सुनने को भी तैयार नहीं है। यहाँ तक फरियाया, हाँ या ना? दूसरी बड़ी बात, जो गरमपंथ था, कल जब तक वो नरमपंथ के साथ था, माइक चोगा लगा के दहाड़ता था कि मां कसम बदला लूंगा। अंग्रेज हड़कता था, अंग्रेज के चाल और चरित्र को बता देता था। और आज का सीन यह हो गया कि माइकवा लगा होकर पहले तड़ 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 अंग्रेज गले में मार दे, तो साला भकुआ गया वो लोग भी कि आखिर कारण क्या है। तो अब लगने लगा कि हम तभी तक सुरक्षित थे जब तक हम नरमपंथ के साथ थे। एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, बहुत खतरनाक वर्ड है, ध्यान रखना। नरमपंथ की ताकत है गरमपंथ, नरमपंथ की ताकत है गरमपंथ, और गरमपंथ का सुरक्षा कवच है नरमपंथ। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। बेगम बगैर बादशाह किस काम का? नरमपंथ और गरमपंथ दोनों एक दूसरे का क्या था? पूरक था। ये फरिया गया, और अब दोनों को समझ में आ गया। थोड़ा नींद लग रहा है कि रे? चश्मा हमरा लाग में काना पड़ जाएगा, कितना बढ़िया पढ़ाई सुता दिए जी। नरमपंथ और गरमपंथ दोनों एक दूसरे का क्या है? पूरक है। ये बात उन लोगों को 16 आते आते समझ में आ गया। यही कारण है कि 1916 में दोनों कहा नरमपंथ और गरमपंथ ना बप्पा होलो सोलो, अब हम निरहो साथ हैं। तो नरमपंथ और गरमपंथ दोनों मिल गया कब? 1916। एकदम ओके हो, हाँ या ना? तो नरमपंथ गरमपंथ का मिल जाना ब्रिटिश हुकूमत के लिए खतरे की घंटी थी कि नहीं? गांधी का भारत आ जाना अंग्रेजों के लिए एक लटकती तलवार है कि नहीं? डर रहेगा कि बूढ़ा कभी भी लाठी लेके निकल जाएगा। और गांधी नमूना दिखा चुके थे, चंपारण सत्याग्रह में, अहमदाबाद में, खेड़ा सत्याग्रह में। तो नमूना देखने के बाद पता चल गया था कि गोदाम कितना वजनदार होगा। बात समझ में आ रहा है? यही कारण था कि अब अंग्रेजों को लगा कि अगर अभी हम इन लोगों को डैमेज कंट्रोल नहीं करते, कहीं कोई तूफान नहीं खड़ा कर दे, क्योंकि आवाम की जनता आस लगाए बैठी थी कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हुकूमत कुछ न कुछ बड़ा और कड़ा कदम उठाएगी, भारतीयों के हितों की पूर्ति करेगी। यही कारण था कि 1919 के पैकेजिंग को तैयार किया गया, और इसमें ऐसा दिया गया, इसका विश्लेषण नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो समझ में आएगा तुम लोगों को। ऐसा पैकेजिंग तैयार किया गया जिसमें ऊपर से सब कुछ था और अंदर से कुछ भी नहीं था। बात समझ में आ रहा है? जो कुछ भी नहीं था नहीं समझ में आएगा, अभी जो है उसको समझो तो क्या क्या दिया। बदलाव 1909 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन था कि नहीं? उसका दायरा बढ़ा दिया। अंग्रेज बोलने लगा कि यारा हम तुम लोगों को राज्यों में चुनाव लड़ने का अधिकार, राज्यों में सरकार बनाने का अधिकार हम तुमको दे रहे हैं। ये कौन कह रहा है? अंग्रेज को। किसको कह रहा है? भारतीयों को। कहाँ का चुनाव? राज्यों का। कहाँ का? लखनऊ को मर दिया कि रे? कहाँ का चुनाव? डन है।
चुनी हुई सरकार का कार्यकाल होगा 3 साल। क्या साल? 3 साल। अब ऊपर से डायलॉग बोल रहा है कि देखो सिख और ईसाई संख्या में बहुत कम है, तो चुनाव जीत पाएगा? अरे वो चुनाव जीत पाएगा? तो जब चुनाव जीत नहीं पाएगा तो बदलाव उस वर्ग का प्रतिनिधित्व हो पाएगा क्या? तो उस वर्ग का जब प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा तो उसको पृथक निर्वाचन दिया जाना चाहिए कि नहीं? दिया जाना चाहिए कि नहीं? क्योंकि विधानसभा में राज्यों में उस वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि राज्यों का सबसे बड़ा पंचायत भवन वही होगा, तो हर तबके का प्रतिनिधित्व वहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पर सिख और ईसाई को दे दिया गया पृथक निर्वाचन, सिख और ईसाई को। अंग्रेजों को ने यहाँ पर दिया सीमित मताधिकार। कौन मताधिकार? कौन मताधिकार? सीमित मताधिकार मतलब हर कोई वोट नहीं देगा। अरे अभी भारत में चलता है वयस्क मताधिकार कि 18 साल प्लस हो बेटा जाकर सरकार बना लो लेकिन शादी नहीं करो। है ना, 18 साल प्लस वाला वोट दे सकता है? बात को समझोगे? ये वयस्क मताधिकार या सीमित मताधिकार का मतलब था कि खास लोग ही वोट दें। अंग्रेजों का कहना था कि जो तबका जागरूक है, जो तबका जागरूक है, जागरूक तबके को ही वोटिंग का अधिकार दिया जाए। अच्छे लोग वोट देंगे तो अच्छे लोगों को चुनेंगे। बात समझ में आ रहा है? हाँ या ना? तो बदलाव हर पहलू पर लग नहीं रहा है कि अंग्रेजों से बड़ा शुभचिंतक धरती में और कोई नहीं। अच्छे लोग वोट देंगे तो अच्छे लोगों को चुनेंगे तो अच्छी सरकार बनेगी, जनहित में काम होगा। अब अंग्रेज माइक चौका लगा के कह सकता है कि नहीं कि राज्यों में मैंने चुनी हुई सरकार दे दी? हाँ या ना? सरकार का कार्यकाल के साल 3 साल। वयस्क मताधिकार की सीमित मताधिकार। और एक कंट्रोवर्सी जो किताब में भी जहां तहां अलग अलग बात मिलेगा, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं। सुन रही है? तो मतलब अंग्रेज भी को भी लगता था कि महिला लोगों को दिमाग नहीं है। ये हम नहीं बोल रहे, ये कौन कह रहा है? लेकिन ऐसा वो क्यों कहा होगा ये हमको समझ में आता है। ये लोग वोट भी देने जाती है तो पूछ लेती है आई जी ककरा वोट दे, एक के वोट में 2 जगह हो जाएगा ना। शायद यही सोच के महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया। मैंने हम नहीं बोल रहे, ये अंग्रेज बोला है और इंडियन पॉलिटिक्स कहता है। यहाँ तक फरिया गया। चुनी हुई सरकार है, 3 साल का कार्यकाल है, सिख और ईसाई को पृथक निर्वाचन है, सीमित मताधिकार है। यहाँ तक फरिया गया। ये है क्या? ये है ये कि क्या दिया, ये है क्या दिया, जरा देख लो। यही कहलाया प्रांत में द्वैध शासन। कौन शासन? प्रांत में दोहरा शासन। कि द्वैध शासन का क्या मतलब है? सो सुनो, खेला है बहुत बड़ा। अंग्रेजों ने कहा कि बेटा तो नहीं चुनाव लड़ेगा, चुनाव जीतेगा, जिंदगी में कभी शासन किया नहीं है तो गड़बड़ा जाएगा रे। तो एक आदमी ऐसा तोरा दे दे जो तोरा कदम कदम पर साथ देगा, ठीक है, वो कहलाएगा गवर्नर। क्या कहलाएगा? और ओकर चुनाव नहीं होगा, वो अंग्रेजे चुन के दे देगा और वो साइन करेगा तभी कानून बनेगा। कारण क्या है कि तुमको कोई प्रशासनिक तजुर्बा नहीं है। ये फरियाया, हाँ या ना? उसके बाद देख लो द्विसदनात्मक, केंद्र में विधायिका। द्विसदनात्मक मतलब 2 हाउस होगा केंद्र में, सेंट्रल में। देखो 2 कौन कौन है? एक को बोलते हो लोकसभा और एक को बोलते हो राज्य। ये यहीं से आया है बाबू, 1919 से। ये मत सोचना कि एकदम बपौती है सूर्य से। लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउस है, दैट इज द्विसदनात्मक। प्रांत का विधान परिषद का कार्यकाल के साथ सीमित मताधिकार दिमाग में आ गया है, सिख और ईसाई समझ में आ गया है। गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों में 3 सदस्य भारतीय होना चाहिए। कितने मेंबर? कितने मेंबर? अभी तुमको 1909 वाला में हम पढ़ाए थे कि 16 से बढ़ाकर 60 किया है, हाँ या ना? तो देख लो, राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 और केंद्रीय जिसको लोकसभा भी बोलते हैं उसमें सदस्यों की संख्या 144 बढ़िया गया, हाँ या ना? और इसी अधिनियम में एक और चीज कहा कि 10 साल बाद, देखो यहाँ 10 लिखा हुआ है, सुझ रहा है ना?
10 साल बाद यह एग्जामिन किया जाएगा कि अब और कितना अधिकार भारतीयों को प्रदान किया जाए। ये फरियाया हाँ या ना? कै साल बाद? 10 साल। यहाँ बहुत बड़ा खेला है, तो 1919 में 10 जोड़ेंगे 27 होगा कि नहीं? यस सर। 19 में 10 जोड़ेंगे 27 होगा, 29 होगा ना? इसीलिए देखो, अब पता चला अंग्रेज काहे वोट देने कहा था, तो 1929 में खेला होगा, लेकिन 1929 में नहीं हुआ है खेला, 27 में हुआ। क्यों, काहे, कैसे? अब तुम ही बदलाव यार। अंग्रेज माइक चोगा लगा कह सकता है कि नहीं मैंने राज्य में तुम लोगों को अपनी सरकार बनाने का अधिकार दे दिया, हाँ या ना? कहाँ पे? राज्य में। कहाँ पे? कहाँ पे? राज्य में चुनी हुई सरकार होगी ना, बोल रहा है 3 साल कार्यकाल है। तुम अच्छे लोगों ने अच्छे लोगों को चुना है, अच्छे लोगों ने, ऐसी व्यवस्था हमने दी है, ऐसी व्यवस्था हमने दी है, अच्छे लोगों को वोट देने का अधिकार दिया है, प्रशासन में कहीं गड़बड़ी नहीं हो इसके लिए हमने गवर्नर दिया, दैट इज द्वैध शासन दिया है। बदलाव ये पूरा पैकेजिंग 1919 का मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधार पूरा पूरी चाक चाक चम चम लग रहा है कि नहीं? लग नहीं रहा है कि यहाँ अंग्रेज तुमसे बड़ा खुदा कोई नहीं होगा बेटा, दिया एकदम मस्त मस्ती, चुना हुआ सरकार दे दिया, शासन में सहयोग के लिए गवर्नर दे दिया, अच्छे लोग चुने इसका जुगाड़ कर दिया, और ऊपर से क्या कह दिया कि 10 साल बाद फिर देखेंगे कि तुमको और क्या क्या अधिकार हम दे सकते। अब बदलाव लगेगा कि नहीं कि अंग्रेजों को घोड़वे धोके चूम ले? बात समझ में आ रहा, हाँ या ना? इस पैकेजिंग में यही दिया, लेकिन ये खोखला था। ये कैसे खोखला था, इस पूरे कड़ी की चर्चा करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। ये थी खबरें आज तक, इंतजार करो कल तक। और जो वीडियो तो लोग देख रहा होगा, अगर अंगुरियां कष्ट नहीं होगा तो लाइक कर देना, नहीं तो डिसलाइक जरूर करना। और दूसरी चीज, लगेगा कि जानदार है तो केकरो केकरो भेज देना, और दिल में अगर जलन होगा कि बेटा वो सीख जाएगा तो मत भेजना, ठीक है? तीसरी चीज, अगर लगे कि काम का है तो कौन सी बोलता है सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो जो किया होगा वो वापस ले लेना, मर्जी तेरी, क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है। जय हिंद।